जियोमॉर्फिक हैजार्ड मतलब भू आकृतिक संकट। देखिए, भू आकृतिक संकट यह यूजीसी नेट का टॉपिक है। कहने का मतलब जियोमॉर्फोलॉजी का यह प्रथम मतलब यूनिट का यह लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम जो भी पेड स्टूडेंट हमारे होंगे उनका टेस्ट हम लेंगे कि मतलब एक यूनिट का पूरा जितने भी टॉपिक हैं उनमें हम रोज़ाना कुछ ना कुछ 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न ऐसे ही हम उनको फॉरवर्ड करेंगे और उनको आंसर देना होगा। अब ये भू आकृतिक संकट आखिरकार है क्या, यह उत्पन्न कैसे होता है? चूँकि यह इसमें से प्रश्न तो आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसको जानना बहुत अनिवार्य है। आखिरकार ये भू आकृतिक संकट होता क्या है, यह पनपते कैसे हैं और इस पर हम पर क्या असर पड़ता है। चूँकि हम पर क्या इस पर असर पड़ता है यह हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी भू आकृतिक संकट हमारे भू जो आकृति है उस पर क्या क्या दिक्कतें ऐसी आती हैं, मतलब यह प्राकृतिक तौर से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हमारे भू की आकृति को बिगाड़ रही हैं, भू की आकृति पर संकट बन करके आ रही हैं, यह हमें देखना होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ भी लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक संकट के अंतर्गत आता है। जिसे उसमें दे दिया कि मतलब रेनफॉल, ठीक है, स्नोफॉल, और वहाँ पर दे दिया भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी। ये सारी चीज़ें होती हैं कि उसमें ऑप्शंस के थ्रू आपको आ सकता है और हो सकता है कभी कभी चारों सत्य हों, हो सकता है कभी कभी 3 असत्य हों या 1 सत्य हो। इसलिए हमें इसे मोटे मोटे तौर से एक बार देख लेना है। चूँकि यूजीसी नेट के लास्ट टॉपिक में जियोमॉर्फोलॉजी के दे दिया गया है भू आकृतिक संकट, और उसमें क्या लिखा गया है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और हिमस्खलन। ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि हमें सिर्फ इन्हीं 4 पार्ट के जरिए यह देख लेना है कि भू आकृतिक संकट आखिरकार है। नमस्कार, मैं कुलदीप, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं ज्योग्राफी विद कुलदीप। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा और दूसरों में फॉरवर्ड जरूर करिएगा। यहाँ पर NTA UGC नेट का समस्त मतलब सिलेबस ज्योग्राफी का जो NTA UGC नेट का सेकंड पेपर होता है उसमें से जब हम एक भूगोल मतलब कि ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और यूनिट वाइज पढ़ा रहे हैं, सिलेबस वाइज पढ़ा रहे हैं और एक भी पॉइंट इसमें से छूटेगा नहीं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जो भी मतलब सोशल मीडिया के जितने भी लिंक हैं आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे नोट्स वहीं पर उपलब्ध आपको हो जाएंगे या हम उनको आपके पास प्रोवाइड करा देंगे। अब हम इसमें देखेंगे भू आकृतिक संकट मतलब भूकंप। भूकंप के द्वारा किस प्रकार से भू की आकृति में संकट उत्पन्न हो जाता है या भू की आकृति हमारे जो प्रकृति प्रदत्त जो देन है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है, ठीक है, भू की आकृति मतलब जो पृथ्वी की क्रस्ट है जिस पर हम निवास कर रहे हैं उसकी जो आकृति विभंग होती है मतलब भंग होती है, या हम जो देखते चले आ रहे हैं लेकिन वह आज परिवर्तित हो जा रही है किसी न किसी कारण से या किसी न किसी घटना से, प्राकृतिक घटना से, तो वह हम देखेंगे कि यह जो भूकंप है वह किस प्रकार से भू की आकृति को डिस्टर्ब कर रही है या उसका रूप परिवर्तन कर दे रही है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। देखिए, होता क्या है भूकंप आता क्यों है थोड़ा सा यह जान लीजिए। पिछली क्लास में हम आपको इसको समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। यह है कोर, ठीक है, यह कोर है और यह क्या है, मेंटल, ठीक है, जहां तरल लावा विद्यमान है। उसके बाद क्या है, क्रस्ट, ठीक है, जिस पर हम रह रहे हैं। यह एकदम सूखी जमीन है, ठीक है, करीब 100 किलोमीटर की गहराई पर। अगर यह सूखी जमीन है और यहाँ पर कोई भी हलचलें उत्पन्न नहीं हो रही हैं, जो भी हलचलें उत्पन्न हो रही हैं वह प्रकृति प्रदत्त है। कहने का मतलब यह लावा, ठीक है, या मैग्मा, यह गर्म लावा, ठीक है, जब भी कहीं पर कमजोर क्रस्ट पाता है वह बाहर निकलता है। ठीक है, जब यह निकलता है तो यह लावा निकल करके ऊपर की तरफ बिछ जाता है। ठीक है, अब लावा कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से यह अपनी आकृति बनाते हैं हमारी क्रस्ट पर, यह आप पिछली वीडियो में जा करके भूकंप के चैप्टर में आप देख लीजिएगा। 6 वीडियो 7 वीडियो जो भी पड़े हों भूकंप के उसको पूरा देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद यह समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम यह देखेंगे भू आकृतिक संकट में भूकंप का कितना बड़ा योगदान है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से जब भी लावा निकलता है ऊपर की तरफ, यह जाकर के हमारी क्रस्ट पर फैल जाता है। अब जब फैल जाता है तो यहाँ पर जहाँ कभी मैदानी भाग था, ठीक है, कभी अगर मैदानी भाग था तो वहाँ पर एक ऊंची समझ लीजिए भूखंड बन जाता है या
हमेशा ज्वालामुखी कहाँ पर आएगा, जोड़ पर आएगा, ठीक है, प्लेटों के जोड़ पर आएगा, क्योंकि प्लेटें बहुत सारी हैं। जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड का जब विभाजन हुआ तो कई सारी प्लेटों महाद्वीपों में यह फैल गया पेंथालासा नामक सागर पे, ठीक है। हमारे जीएस के वीडियो में जाइए, यह विभाजन हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं आपको, वहाँ पर देख लीजिएगा कि पेंजिया किस प्रकार से विभाजित हुआ और हमारे पेंथालासा में बिखर करके बहुत सारे प्रकार के किसको बना दिया, महाद्वीपों का निर्माण हो गया। और वहाँ पर कहीं पर उत्तरी अमेरिका, ठीक है, कहीं पर दक्षिणी अमेरिका और कहीं पर अफ्रीका, एशिया, यूरेशिया, ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बहुत सारे ऐसे विभाजन हुए, ठीक है। और आज भी वह विभाजन हो ही रहे हैं। तो यह टकराव, यह अलगाव, यह कहाँ पर हो रहा है, चूंकि यह इसी पर मेंटल पर तैर रहा है हमारा क्रस्ट, और क्रस्ट टुकड़ों में फैला है। अब टुकड़ों में जब फैला है तो जो चीज़ तैरेगी वो कभी न कभी टकराएगी। जब टकराती है तो वहाँ पर बहुत सारी हलचलें पैदा होती हैं, भूकंप, ठीक है। जब टकराया तो पृथ्वी वहाँ की कंपन करेगी, जब कंपन करेगी उसी को कहते हैं भूकंप। अब भूकंप के कितने तरंगे होती हैं, भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं, आप पीछे जाकर के भूकंप के चैप्टर में आप देख सकते हैं। इसी में मतलब कि यहाँ पर यूजीसी नेट में दिया गया है, यह पूरा चैप्टर या सिलेबस में दिया गया है, हम पढ़ाए हैं उसको, उसमें जाकर देख लीजिए। लेकिन हम यहाँ देखेंगे भू आकृतिक संकट, संकट किस प्रकार से भूकंप उत्पन्न कर दे रहा है, ठीक है। भूकंप अब यह देखेंगे, ज्वालामुखी क्रिया जब हुई तब भी भूकंप आया। कहने का मतलब जब किसी जमीन को यह मैग्मा तोड़ी, ठीक है, जब तोड़ देती है तो वहां पर क्या हो, टूटने से कंपन उत्पन्न होता है। जब कंपन उत्पन्न होता है तो उसको भूकंप हम कहते हैं। अब भूकंप के द्वारा क्या, ठीक है, भूस्खलन, भूस्खलन तो होना ही है। कोई चीज जब हिलेगी तो मिट्टी मतलब पहाड़, पर्वत ये बने हुए हैं, ठीक है। अब यह अपने स्थान से जब हिलेंगे तो कहीं ना कहीं गिरेंगे। अब भूकंप जब आता है तो हमारे घर, ठीक है, अगर कोई छप्पर हो तो वह गिर जाता है, दीवार हो वह गिर जाता है, बड़ी बड़ी इमारत हो वह गिर जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, तो यह प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, प्रकृति ने हमें जो उपलब्ध कराया है, अगर भूकंप आया, ठीक है, भूकंप आया तो वह हिले डोलेंगे। और जहाँ भी अगर वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुरूप है, कहने का मतलब क्या है, यह प्लेन है और यह उठा हुआ भाग है, मान लीजिए पर्वत है। अब भूकंप आया तो यहाँ से ऐसे ऐसे पत्थर अगर यहाँ पर फंसे पड़े हैं और ये है, अगर भूकंप आया तो यह नीचे स्लाइड करके गिर जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके द्वारा हमारी संस्कृति, हमारे समाज का भी विनाश होना तो संभव ही है, या कभी कभी नहीं भी होता, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बस्ती नहीं है तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमें कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर है बस्ती तो वहाँ पर यह संस्कृति तो समाज समझो ही समझो, क्योंकि यहाँ से जो भी क्षति पहुँचेगी यह पूरा विनाश कर देगी, ठीक है। अब जब विनाश कर देगी तो यहाँ पर कोई संस्कृति आएगी ही नहीं, यहाँ पर बसेगी ही नहीं। तो इस प्रकार से यह भूमि पूरी तरीके से ऐसी मान ली जाएगी कि यहाँ पर प्राकृतिक संकट बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज पर इसका प्रभाव तो पड़ा ही। लेकिन हम बात कर रहे हैं भू आकृतिक संकट का। देखिए, यह जो भी आकृति थी, यहाँ पर अगर एक पर्वत था, ठीक है, यहाँ पर भूकंप आया, कहीं ना कहीं इस पर्वत का विनाश तो हुआ ही, ठीक है। कहने का मतलब यह कट छट करके गिर गया। अब यह हो सकता है इतना ही रह जाए, ठीक है। भू आकृतिक विनाश तो यही है, कहीं ना कहीं कंपन हुआ तो जमीन क्या हुआ, यहाँ पर दरार, बहुत ही मोटी दरार अगर पड़ गई तो यहाँ पर क्या हुआ, जितनी भी यहाँ पर वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, अंदर चले गए, पृथ्वी के अंदर चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो भी आकृति एकदम प्लेट हो सकता है, यहाँ पर खेती की जा रही हो, ठीक है, जो भी यहाँ पर समझ लीजिए जो भी आकृति थी भू की, भूमि की जो भी आकृति थी वह विखंडित आज हो चुकी है। और विखंडित होने के कारण यह आकृति समझ लीजिए इस पर संकट आ गया है। यह अपने नेचुरल अवस्था में ना होकर के अब भूकंप के द्वारा इसमें क्या हुआ है, संकट उत्पन्न हो गया, यह विकृत हो चुकी है, ठीक है। हमें बस इतना ही पढ़ना है। अब बाकी भूकंप का जो चैप्टर है आप उसको पढ़ लीजिए, उसी के अंतर्गत आप सब कुछ समझ जाएंगे कि किस प्रकार से एक भूकंप, ठीक है, हमारे जो स्थलाकृति है उस पर संकट बन करके आती है। हम देखिए एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे बहुत ही मामूली आएंगे, ठीक है, वह बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे। अब भू आकृतिक संकट के द्वारा भूकंप के जरिए जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं आप
अगर भूकंप के चैप्टर को पढ़ लेते हैं पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया जैसे कि हम बताए हैं, मैग्मा निकल कर बाहर आया। ठीक है, मैग्मा जब निकल कर बाहर आया तो एक नई स्थलाकृति का निर्माण हो गया। ठीक है, अब यह स्थलाकृति पर्वत के भी रूप में हो सकता है, पठार के भी रूप में हो सकता है, यह इतर उतर छोटे छोटे टीलों के ही रूप में भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, यह किस प्रकार से संकट बनकर आया। हो सकता है कहीं पर खेती की जा रही हो, ठीक है, खेती की जा रही हो, पर्वतीय खेती की जा रही हो, तो अगर यह ज्वालामुखी आया तो वहाँ पर जो खेती वाला स्थान है वहाँ पर अगर मैग्मा फूटा, मैग्मा आया तो वहाँ पर एक नई स्थलाकृति का निर्माण कर दिया, वहाँ से कृषि समाप्त हो गई। कहने का मतलब क्या है, अगर कृषि लायक कोई जमीन थी वहाँ पर एक नई स्थलाकृति का निर्माण हुआ, या ज्वालामुखी के द्वारा भूकंप भी तो आएगा। अब भूकंप और ज्वालामुखी ये दोनों मिलकर इतना ज़्यादा समझ लीजिए विकृति उत्पन्न कर दिए हमारे भू आकृति में कि वहाँ पर कुछ ऐसा रहा ही नहीं कि हमारे इंसान, हमारे जो भी जीव जंतु हैं, जो भी वनस्पतियां हैं, वह उनके लिए अधिवास लायक वह भूमि रह जाए। अब यह तो आप समझ गए होंगे कि जब भी ज्वालामुखी आता है तो कई सारी ऐसी विकृतियां हमारे भू आकृति पर उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे वह आकृति डिस्टर्ब तो होती ही है, साथ में हम जो मानव सभ्यता है या जीव जंतु जो हैं, वनस्पतियां जो हैं, उन पर भी संकट लेकर के उत्पन्न होता है ज्वालामुखी। यह हर एक स्थान पर तो नहीं, लेकिन एक ऐसे विशेष स्थानों पर जहां पर ज्वालामुखी आते हैं और वहां पर मानव अधिवास है, वनस्पतियां हैं या जीव जंतु हैं, वहां पर यह लेकर के मुसीबत उत्पन्न होता ही होता है हमारा ज्वालामुखी। कहने का मतलब ज्वालामुखी के द्वारा भूकंप, भूकंप के द्वारा ज्वालामुखी। कहने का मतलब भूकंप आया, ठीक है, क्यों आया, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया वहां पर उत्पन्न हुई या होने वाली थी। कहने का मतलब प्लेटें जब विभाजित है, प्लेटें जब आपस में टकराई और या दूर गई तो ज्वालामुखी, टकराई तो भूकंपीय स्थिति उत्पन्न हो गई, या टकराई तो वहां पर एक नई स्थलाकृति उत्पन्न हो गई। जब नई स्थलाकृति तो वहां पर भी भूकंप या ज्वालामुखी क्रिया फिर से आ सकती है, क्योंकि वह लगातार टकरा रहा है। ठीक है, जैसे आज हमारे उत्तर भारत, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और यहाँ तक कि हमारे नेपाल में और भूटान में, कहने का मतलब ये पूरा बेल्ट जो है, ठीक है, यह पूरा बेल्ट, कहने का मतलब ये जो प्रायद्वीपीय भारत है और यूरेशिया, अब यही तो है हमारा हिमालय। अब हमारा हिमालय यहीं पर हमें भूकंप और ज्वालामुखी की क्रिया नहीं देखी जाती है, लेकिन यहाँ भूकंप की क्रिया देखी जाती है। अब ज्वालामुखी की क्रिया है क्यों नहीं देखी जाती है, यह हम पढ़ाएंगे आगे, या इंडियन ज्योग्राफी में ये हम पढ़ाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर जब प्रायद्वीपीय भारत यूरेशिया से टकरा रहा है तो हमारे उत्तर भारत में किस प्रकार से भूकंप की स्थिति देखी जाती है और ज्वालामुखी की स्थिति नहीं देखी जाती है। आगे हम चलते हैं भूस्खलन पर। अब ये भूस्खलन आखिरकार होता क्या है, इसमें यह देखना होगा कि देखिए यह भूपर्पटी है मान लीजिए, ठीक है। अब भूस्खलन का मतलब ही यही है कि पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर पर्वत है और यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बालू से यह हमारा पर्वत बना हुआ है, ठीक है। अब यह पर्वत अगर यहाँ से अलग करके छोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब यह पत्थर अगर छोड़ दिया जाए तो ये कंटीन्यूअस इसी डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी पृथ्वी की, वह चीज़ों को आकर्षित कर रही है। अब देखिए, अब यह भूस्खलन आखिरकार हुआ क्या, यह वर्षा के भी द्वारा हो सकता है। वर्षा का पानी, मान लीजिए बादल है, यहाँ से गिरा, यहाँ पर आया, यहाँ पर ज़मीन को गीला कर दिया और पत्थरों में छोटे छोटे सुराखों के रूप में अंदर घुसा और अंदर की ज़मीन को गीला किया। गीला करने के बाद ये पत्थर ढीले पड़े और ढीले पड़ने के बाद फिर अगर यह चूंकि पर्वतीय स्थान है, अब पर्वत बनते क्यों हैं, क्योंकि प्लेटें टकराती हैं या प्लेटें अलग होती हैं। फिर से ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक है, फिर से ऐसी एक्टिविटीज़ अगर उत्पन्न हुई,
ठीक है। तो अगर एक्टिविटी उत्पन्न होगी तो यहाँ पर क्या हो गया, हलचलें उत्पन्न होंगी, हलचलें उत्पन्न होंगी तो ये पत्थर जब जो ढीले हो चुके हैं वर्षा के कारण, यह फिर से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब यही जब नीचे आया तो इसको क्या कहेंगे, भूस्खलन, ठीक है। भूस्खलन कभी भी मैदान में आपको देखने को नहीं मिलेगा, यह देखने को मिलेगा पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का काम कर सके, वहां पर हमें यह देखने को मिलेगा। या अगर देखिए, अगर ये है पर्वत, अगर हम जो भी सड़कें बनाते हैं पर्वतीय, ठीक है, तो वह मतलब चारों तरफ ऐसे बनाते हैं कि अगर ये पर्वत है तो घूम करके चढ़ना होता है पर्वतों पर सड़क के द्वारा। अब एक तरफ तो खाई रहती है सड़कों के, जब पर्वतीय सड़क होते हैं, मान लीजिए ये पर्वत है, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम करके चारों तरफ आया रहता है सड़क। अगर यहाँ पर सड़क है तो इस तरफ खाई रहेगा और एक तरफ दीवार रहेगी। अब भूकंपीय स्थिति या जो हमारे पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, अगर उनमें डिस्टरबेंस हुआ, ठीक है, कहने का मतलब मैग्मा का सारा खेल है। अगर मैग्मा डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब का मतलब कभी भी भूपर्पटी को ऊपर उठाने की कोशिश किया या उससे बाहर आने की कोशिश किया मैग्मा, तो वहाँ पर भूकंप या ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होनी ही है। जब वह उत्पन्न होगी तो यहाँ पर हलचलें होंगी, हलचलें होंगी तो सड़क के एक तरफ तो दीवार, एक तरफ खाई। अब जो दीवार वाली साइड है वह टूट करके नीचे गिरेगी, टूट करके जब नीचे गिरेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा कि यह सड़क तो बाधित हो ही जाएगी, वह जनधन की हानि भी हो सकती है। और वहां पर क्या हो गया, जो आकृति थी, ठीक है, पर्वत की जो आकृति थी वह भी डिस्टर्ब हुई। कहने का मतलब वहां पर भू आकृतिक संकट उत्पन्न हो गया। कहने का मतलब भूस्खलन वो चीजें हैं कि जब कभी भी जो भी आकृति है वह हिलने डोलने के कारण पृथ्वी के वह संकट में आ गया और वह अपनी स्थिति को मतलब कि बदल दिया। मतलब वह जो भी आकृति थी पृथ्वी की वह विकृत हुई। विकृत होने का मतलब क्या है, वह भूस्खलन माना जाएगा। एक बड़े पैमाने पे चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पल भर में बिगड़ जाना, मतलब पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाना, जिसे कहते हैं भूस्खलन। भूस्खलन बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, हम इसको जीएस वाले पार्ट में पढ़ाएंगे। भूस्खलन होता क्या है, भूस्खलन के कितने पार्ट हैं, भूस्खलन के क्या कारण होते हैं, भूस्खलन समझिए कितने टाइप के होते हैं। भूस्खलन हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान करते हैं। मतलब वनस्पतियां भी नष्ट होती हैं, जीव जंतु भी नष्ट होते हैं, मानव सभ्यता भी नष्ट होती है, ठीक है। भूस्खलन वो चीजें हैं। कहने का मतलब भूस्खलन के द्वारा जो प्राकृतिक संकट आता है, भू आकृतिक जो संकट आता है, वह आप समझ गए होंगे कि एक स्थान से अगर कोई स्थान ऊंचा उठा है, वहां से कोई भी अस्खलित दीवार के रूप में चट्टान नीचे खसक कर आई तो वहां पर हम स्थल, देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार से यह खसक के नीचे आया तो यहाँ पर क्या हो गया, एक नई स्थलाकृति का जन्म हुआ। मतलब पहले जो मैदान था अब वो ऊंचा हुआ पठार हो गया, और यह जो कभी भी पर्वत था, यह पर्वत क्या हो गया, अपरदित पर्वत हो गया, ठीक है। यहाँ पर पर्वत की निचाई संभव ही है और यहाँ पर एक नए पठार या नए टीले का निर्माण हो जाता है, जिससे यह भू आकृतिक संकट के रूप में देखा जाएगा। अगर यहाँ पर मनुष्य हैं तब, नहीं तो नहीं देखा जाएगा। कहने का मतलब यहाँ वनस्पतियाँ हैं, यहाँ जीव जंतु हैं, यहाँ मनुष्य हैं, यहाँ मानव बस्तियाँ हैं, तो यहाँ पर अगर यह क्रियाएं होती हैं तो यहाँ पर भू आकृतिक संकट के रूप में हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर पहले कुछ था, खेती होती थी, हरा भरा मैदान था, यहाँ पर समझ लिए ऐसी मानव बस्तियाँ थीं। लेकिन अगर यह क्रिया हुई तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भू आकृतिक संकट के रूप में है। हम देख सकते हैं कि भूस्खलन किस प्रकार से हमारी आकृति को, भू आकृति को संकट में ला दे रहा है या विकृत कर दे रहा है, जिससे हमें हानि होती है, ठीक है। हमारे वनस्पतियों को हानि होती है, हमारे जीव जंतुओं को हानि होती है। तो वही ये कह रहा है भूस्खलन किस प्रकार से प्राकृतिक संकट के रूप में जाना जाएगा। आगे हम देखते हैं हिमस्खलन। हिमस्खलन होता क्या है, हिमस्खलन के कई पार्ट भी हैं। हिमस्खलन आगे हम जीएस में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इसमें सिर्फ इतना पढ़ना है, हिमस्खलन आखिरकार समझना तो होगा ही हिमस्खलन होता क्या है, और हिमस्खलन के कारण वो आकृतिक संकट जो होता है वह किस प्रकार से हिमस्खलन के द्वारा प्रभावित होता है। अब हम देखते हैं, देखिए पर्वत है और हिमरेखा होती है।
हिम रेखा क्या होती है कि हमारी पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे तैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। जब तापमान कम होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा ऊपर जाने पर कि वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान उपस्थित रहेगा। अब वहां पर जो भी वाटर वेपर है वह बन जाएंगे क्या, वहां पर बर्फ बन जाएंगे। बर्फ बनने के बाद वह जब आखिरकार यहां जैसे हम हैं, ठीक है, यहां हम हैं, अब यहां पर अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है तो यह 8-8 हजार मीटर ऊंचे हमारे पर्वत हैं। तो हम अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ पर बादल, ठीक है, बादल जब संघनित होते हैं तो अपना जल छोड़ते हैं। जल छोड़ेंगे तो चूंकि इतनी ऊंचाई पर तो बर्फ ही गिरनी है। जब बर्फ गिरेगी तो यहाँ पर जम जाएगी। जब बर्फ जम जाएगी तो यहाँ पर एक ऐसी मोटी चादर जम जाएगी बर्फ की कि यहाँ पर शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, गर्मियों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तैसे तैसे हमें हिम तो मिलेगा ही पर्वतों पर। तो यहाँ पर यह पर्वत पर हिम उपस्थित है। अब भूकंप या ज्वालामुखी क्रिया या पृथ्वी के अंदर जो भी क्रियाएं चल रही हैं उसके द्वारा अगर भूकंप के द्वारा अगर हलचलें उत्पन्न हुई तो यह एक हिमस्खलन के रूप में नीचे आता नजर आएगा और यह इसके द्वारा यह पर्वत घिसेगा पिटेगा, जिससे हमारे भू आकृतिक संकट उत्पन्न होगा। कहने का मतलब यहाँ वनस्पतियों के साथ यहाँ पर भू आकृति भी, मतलब पर्वतों की जो आकृति है वह भी विकृत होती चली जाएगी। कहने का मतलब अब यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यह पर्वतों पर ही ऐसा हो। जैसे 90, जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी हम देखने को हमें यह मिलता है कि चूँकि सूर्य के जो किरणें होती हैं वह उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों के साइड में तिरछी पड़ती हैं। जब तिरछी पड़ेंगी तो वहाँ पर ठंड तो होगा ही। जब वहाँ पर ठंड होगा तो वहाँ पर बर्फ़ जमेगी ही, बर्फ़ जमेगी। और अगर क्रस्ट के जरा सा भी ऊंचाई पर वह बर्फ जमी पड़ी है तो वह वहाँ से स्लाइड तो करेगी ही। स्लाइड जब करेगी तो वहाँ पर भी मतलब भू आकृतिक पर संकट उत्पन्न होगा। ठीक है, आप बुक लिए होंगे, बुक को पढ़ते रहिए। यह सारी चीज़ें इसी प्रकार से हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इंटरनल नहीं घुस जाना है आपको। बस आप एक बार सिलेबस को ख़त्म करिए। ठीक है, सिलेबस को आप ख़त्म कर देंगे तो आप बहुत अच्छे से एकदम निर्भीक हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन बस जितना बता रहे हैं बस उतना ही समझते रहिए। आजकल देखिए फैक्ट तो बहुत कम पूछे जा रहे हैं, जो भी पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएंगे। हिमस्खलन आप समझ गए होंगे कि हिम पहले बनता कैसे है, आधा 50% यहीं पर समझ गए कि हिम बनता कैसे है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तैसे तैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। अब वो किसी भी पॉइंट पर पृथ्वी के देखा जाए तो यह क्रिया लागू होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तैसे तापमान कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, वह आप देख लीजिए जहाँ की बातें वह कर रहा है वहाँ पर वह ऊंचाई कितनी है और वहाँ पर हिमस्खलन होगा कि नहीं होगा। और या हम ये देख लेते हैं, अगर ये पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, अगर यहाँ की बातें यहाँ के कंट्री के जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, कनाडा, ये सारी बातें अगर यहाँ पर रसिया यहाँ पर अगर बातें कर रहा है तो यहाँ तो हिमस्खलन होगा ही। अगर कोई ऊंचाई वाला पॉइंट है तो वहाँ पर होगा ही, या दक्षिणी ध्रुव पर ये क्रियाएं होंगी। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, ठीक है, यहाँ चिली के करीब। तो ये सब क्या है, यहाँ पर आप देखने को आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हिमस्खलन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब भूस्खलन है, भूस्खलन उत्पन्न, देखिए सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ आता है, यहाँ पर रॉकी पर्वत, यहाँ पर इंडीज पर्वत। कहने का मतलब क्या है, रॉकी पर्वत, इंडीज पर्वत, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूस्खलन हमें देखने को मिलता है। यह नया पर्वत है। ठीक है, अन्य पर्वत जितने भी हैं लगभग अरावली, सतपुड़ा, ये अपने इंडिया का अगर देखा जाए तो यह एक पुराने पर्वत हैं, घिस पिट गए हैं। यहाँ पर कोई भी लैंडस्लाइड होगा नहीं, यहाँ पर यह पहले से ही घिस गए हैं। सबसे ज़्यादा यहीं पर यह क्रियाएँ हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ आस पर्वत, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ क्रियाएं देखने को मिल जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब ये रॉकी और इंडीज पर्वत में भूस्खलन देखने को मिलता है। और ये हिमस्खलन चूंकि ये है उत्तर की साइड में, अगर अलास्का साइड में देखा जाए तो यहाँ रॉकी पर्वत पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है, हिमस्खलन देखने को हमें मिल जाता है। और यह कनाडा के जो
ये क्षेत्र है, यहाँ भी छोटे छोटे समझ लीजिए लेक हैं जो कि जम जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें लैंडस्लाइड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यह कहाँ पर मिलेगा? लैंडस्लाइड हमेशा ये ध्यान रखिएगा, लैंडस्लाइड अगर हिमस्खलन हो रहा है तो और लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन हो रहा है, तो यह दोनों चीज़ें कहाँ पर स्लाइड, कोई भी चीज़ कहाँ करेगी? भूस्खलन में चट्टानें स्लाइड करती हैं, हिमस्खलन में बर्फ स्लाइड करता है। ठीक है, भूस्खलन और यह है हिमस्खलन, ये दोनों ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा जो भी आकृति है वह आकृति विहीन होती है या आकृति अपना रूप परिवर्तन करती है, जिस कारण से हमें ये संकट के रूप में लेना होता है। ठीक है, अब यह वहां पर संकट के रूप में नहीं लेना जहां से हमें लेना देना ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है? पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी मानव बस्ती है ही नहीं, कोई इंसान है ही नहीं। वहां पर जो भी स्लाइड होते हैं बर्फ के बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ स्लाइड होते हैं, लेकिन वहाँ से हमें क्या लेना देना है? वहाँ जब मनुष्य रह ही नहीं सकता है तो वहाँ से क्या लेना है? इस संकट के रूप में उसे हम नहीं देखते हैं, लेकिन भू आकृति संकट एक रूप से वह तो देखा ही जाएगा। लेकिन हम ज़्यादातर क्या देखते हैं कि भूस्खलन और हिमस्खलन हमें देखने को मिलता है जहाँ मानव बस्तियाँ हैं। सबसे बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पर हमें यह बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको भूकंप के द्वारा भू आकृतिक संकट जो भी है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप भूकंप जाकर के पीछे पढ़ लीजिए, और ज्वालामुखी के द्वारा जो भी भू आकृतिक संकट उत्पन्न होते हैं यह भी आप समझ सकते हैं। अपना दिमाग केवल लगाइए। ठीक है, आपको केवल यह देखना है कि भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है। इसके द्वारा अगर पूरी रूप से इसको समझ लेते हैं तो आप अपने आप भू आकृतिक संकट को समझ लेंगे। बहुत मामूली सा प्रश्न आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको घुस करके नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लेना है भूकंप आखिर होता क्या है। तो अगर आप सच में जान लेते हैं भूकंप होता क्या है तो भू आकृतिक संकट भी इसके द्वारा क्या होगा आप समझ लेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये सारी चीज़ें इसी के थ्रू हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना है। हमें क्या करना है? हम जो कर रहे हैं हमें सिर्फ यही समझाना है कि यह भू आकृतिक संकट भूकंप के द्वारा कैसे उत्पन्न हुआ, ज्वालामुखी के द्वारा कैसे उत्पन्न हुआ, भूस्खलन के द्वारा कैसे उत्पन्न हुआ और हिमस्खलन के द्वारा कैसे उत्पन्न हुआ। जितना भी पढ़ा रहे हैं उससे बाहर आना ही नहीं है। कॉन्सेप्चुअल आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, फैक्ट पर बहुत कम ध्यान दीजिए, क्योंकि फैक्ट तो मिसलेनियस प्रश्न के रूप में आ जाएगा। आप कुछ भी दे देगा तो आप अगर उसमें समझ लीजिए थोड़ा सा डाउट आपको हुआ तो वो प्रश्न उसी वक्त आप वहाँ पर ब्रेक लगा दीजिएगा और आगे के प्रश्न हल करिएगा। बाद में लास्ट में उसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि वह अगर आपको भ्रम उत्पन्न कर रहा है, हो सकता है अगर आगे आप पढ़ें तो वहाँ पर इसका भी आंसर। कभी कभी होता नहीं है कि हम पीछे पढ़ते रहते हैं पेपर को, पूरा पेपर नहीं पढ़ते हैं, पीछे पढ़ते रहते हैं, वह कोई शब्द आ जाता है उसमें भ्रम होता है, लेकिन आगे जब हल करते हैं तो देखते हैं कि यह प्रश्न पीछे पूछा गया है, इसका मतलब ये होता है। तो कहने का मतलब क्या है? जहाँ पर डाउट हो वहाँ आगे बढ़ जाइए, उस पर टिक मत लगाइए। ठीक है, पूरा पेपर हल करने के बाद टाइम मैनेजमेंट हमेशा अपने पास रखिए, एक घड़ी रखिए और उसमें देखते रहिए कितना समय हुआ कितना नहीं हुआ, और आगे पूरा पेपर हल करने के बाद जो भी आ रहा है उसके बाद दूसरे स्टेप में आप हल करिएगा। कौन से प्रश्न? जहां पर आपको डाउट हो। ठीक है, जहां पर आपको डाउट हो वह प्रश्न आप हल करिएगा। जहां पर 3 डाउट हो, ठीक है, जहाँ पर 3 डाउट हो वह कम करिएगा, जहाँ पर 2 डाउट हो उसको जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए माइनस मार्किंग के थ्रू अगर हम देखते हैं, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आप पूरा हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो जहाँ पर डाउट है उसको छोड़िएगा, पूरा हल करने के बाद दूसरे स्टेप में उसको हल करते चले आइएगा। हाँ, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन, यह सारे भू आकृतिक संकट के कारण बन सकते हैं या बनते भी हैं, लेकिन एक कंडीशनल अवस्था में, मतलब एक कंडीशन होता है जहां पर यह सब एक संकट के रूप में उभर कर सामने आते हैं। कहने का मतलब दक्षिणी ध्रुव जैसे है, दक्षिणी ध्रुव पर यह संकट देखने को हमें नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह क्रियाएं तो होती हैं, लेकिन यह हमें संकट के रूप में नहीं लेना होता है। हमें सिर्फ वहाँ पर लेना होता है जहाँ पर हमसे और इस भूमि से संपर्क है, अंतर संबंध है, वहाँ पर हमें यह सारी घटनाओं को लेना होता है, यह जोड़ना होता है आपस में। और हमारे NTA UGC नेट में यह सिलेबस के रूप में दिया गया है। हमें बस ऊपर से इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है, जान लेना है। यहाँ पर आपको फैक्ट के रूप में कुछ आना नहीं है, बस जितना कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए उतना ही आप अपने दिमाग में रखे रहिए और पिछले 10 सालों का पेपर हल
करते रहिएगा। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर सारे लिंक हैं सोशल मीडिया को, उसको ऐड कर लीजिएगा। हम वहाँ पर एक यूनिट ख़त्म होगा तुरंत ही सारा जितना भी इसका नोट्स है वहाँ पर हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और मिलते हैं हम अब जितने भी पेड हैं, ठीक है, जितने भी पेड स्टूडेंट हैं उनको हम अब इसके बाद वो कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। टेस्ट में हम रोज़ाना 10 प्रश्न 15 प्रश्न आपको अपने हाथों से बना करके देंगे कि किस किस प्रकार से यह प्रश्न बन सकता है, इसका हल किस प्रकार से हो सकता है। उसके बाद एक निर्धारित समय होगा, उसके बाद हम आपको आंसर की भेजेंगे, आंसर की से आप मिलाइएगा, फिर हमारे यूट्यूब पर कमेंट करिएगा कि हमारा इतना सही हुआ है। ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। कहने का मतलब हम अब जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक, क्लाइमेटोलॉजी हम स्टार्ट करके वहाँ पर पहली ही यूनिट का पहला ही पॉइंट स्टार्ट करेंगे और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।